जय श्री कृष्णा। जितादाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12 आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान भाग 2 अध्याय 12 भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और गुट निरपेक्षता। अब हम पढ़ेंगे विदेश नीति की विदेश नीति की विशेषताएं किसकी? भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। तो किसी भी भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन से हैं? निर्धारक तत्व किसी भी देश की विदेश नीति बनाते समय उस विदेश नीति से संबंधित या उस राष्ट्र से संबंधित कुछ बातें आवश्यक होती हैं। तो वो आवश्यक बातों में सबसे पहली बात है देश की भौगोलिक स्थिति। देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है? जैसे भारत के उत्तर में चीन जैसा साम्राज्यवादी देश है और परंपरागत से इसको जो संज्ञा दी गई है जो ड्रैगन की, वो हमारे लिए कभी भी घातक हो सकती हैं, क्योंकि हम चीन जैसे हैं जो मित्रों की हैं जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है भौगोलिक रूप से अवस्थिति में आपका आता है पर्यावरण। क्या आता है? पर्यावरण। कि पर्यावरण कैसा है, देश किस कटिबंध पर स्थित है, देश कौन सी भौगोलिक स्थिति पर स्थित है जिससे उसको पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या न हो सकता है। तीसरा, भूभाग पर पाए जाने वाले संसाधन। क्या संसाधन? उस देश के भूभाग में कौन से संसाधन हैं जिससे उससे विदेश नीति के लिए जो निर्धारक पॉलिसी है उस पर कार्य करने में आसानी होती है। अगर उस देश में भौगोलिक संसाधनों से वो अगर परिपूर्ण है तो उसके अपने विदेश नीति से संबंधित कारक हैं जो मजबूत होंगे। अगर उस देश में भौगोलिक रूप से जो संसाधनों की कमी है तो उनकी पूर्ति के लिए उन्हें कई चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। चौथी है तकनीकी व पूंजीगत क्षमता। तकनीकी और पूंजीगत क्षमता। देश की टेक्नोलॉजी कैसी है? क्या वो उसकी खुद की है जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है? तो उसकी विदेश नीति के कारक या तत्व या निर्धारक तत्व अलग होंगे। अगर वो विदेशों पर आश्रित है तो उसकी है जो विदेश पॉलिसी भी अलग होगी। पूंजीगत क्षमता कैसी है? उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है? अगर वो सक्षम राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, तो उसकी एक मजबूत और सशक्त विदेश नीति होगी। लेकिन अगर वो अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसके वो समन्वयकारी या समन्वय स्थापित करके चलने वाली भौगोलिक स्थिति उनकी होगी। देश की राज्य व्यवस्था क्या है? राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था। देश की राजनीतिक कैसी है? स्थिर है या अस्थिर है? अगर स्थिर राजनीतिक और मजबूत शासन व्यवस्था है तो फिर उसकी विदेश नीति भी अपने आप में मजबूत होगी। लेकिन अगर उसकी राजनीतिक स्थितियां कमजोर है, पाकिस्तान जैसी या पिछड़े राष्ट्रों जैसी, और शासन व्यवस्था कमजोर है, स्थिर सरकारें नहीं है, तो उसकी विदेश नीति भी है जो कमजोर होगी। फिर देश का इतिहास और संस्कृति के द्वारा देश के
इतिहास व संस्कृति द्वारा विदेश नीति जारी करना। अर्थात देश का इतिहास कैसा है, पुरानी गौरवशाली और समृद्ध परंपराएं हैं, तो उसकी विदेश नीति का अपना है जो एक फॉर्मूला होगा। और अगर देश नवीन है, अगर नवीन राज्य की स्थापना हुई, तो उसकी भौगोलिक स्थितियां अन्य चीजों से प्रभावित होगी। फिर है क्षेत्रीय और वैश्विक कारक भी विदेश नीति में निर्धारित करते हैं। और सातवां है क्षेत्रीय व वैश्विक कारक, अर्थात आस पड़ोस का माहौल कैसा है, देश के आसपास की राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं, देश के आसपास की है जो विदेश नीतियां कैसी हैं, राज्यों की प्रकृतियां कैसी हैं और विश्व का परिदृश्य कैसा है, उन सब को मिलाकर भौगोलिक रूप से विदेश नीति के कारक के ये निर्धारक कारक हैं। क्या है ये? विदेश किसी भी विदेश नीति के निर्धारक कारक होते हैं। अब है भौगोलिक कारक या भू राजनीतिक। भौगोलिक कारक या भू राजनीति। भौगोलिक कारक या भू राजनीति, जिसमें पहला नंबर पर आएगा आपका भूभाग या भौगोलिक कारकों द्वारा विदेश नीति अत्यधिक प्रभावित होता है, जिसमें परंपरागत रूप से भू राजनीति की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? परंपरागत रूप से भौगोलिक रूप से स्थितियां हैं जो महत्वपूर्ण कारक होती हैं, और भू कारकों में देश की अवस्थिति, आकार, स्थलाकृति आदि अत्यधिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो भू राजनीति में क्या क्या आता है? अवस्थिति, दूसरा आता है वो आपका आता है आकार, तीसरा आता है स्थला, तीसरी जो चीज आती है वो आती है स्थलाकृति। स्थलाकृति ये सारी चीजें भौगोलिक रूप से परिदृश्यों में आती हैं और है जो सारी चीजें एक देश की हैं जो स्थिति को निर्धारित करती हैं। और भारत की विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर, क्या हिंद महासागर, महासागर की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। क्या है? भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का हिंद महासागर में स्थित होना विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भौगोलिक रूप से भारत का जो विशाल क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा अभी भी भारत को गमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाता है, इसलिए हिंद महासागर भारत के व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा, परंपरागत रूप से जो रेशम रूट था उस रेशम सिल्क रूट से हम पारगमन नहीं जा सकते, मध्य एशिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, एक तरफ हिमालय आ गया, इसलिए हिंद महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर हमें वो मार्ग उपलब्ध करवाता है। भारत की एक विशाल जल सेना है जिससे हमारे इस देश की है जो हिंद महासागर की वजह से रक्षा होती है। वर्तमान युग में हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री संचार मार्ग है, इसलिए भारत हिंद महासागर को अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर भारत ने हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हिंद महासागर विशेषकर स्वेज नहर से मलक्का संधि के बीच अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा वर्ष 1999 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूर वर्ती नौसैनिक कमांड की स्थापना की। और यह भी उल्लेखनीय है कि म्यांमार का कोको द्वीप जहां चीन ने एक नौसैनिक अड्डे का विकसित किया, इस सैनिक कमांड से मात्र 40 किलोमीटर दूर ही है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो 2001 में समझौता हुआ, सैन्य समझौता में हिंद महासागर में सुरक्षा और आर्थिक दोनों कारणों से भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन
हिमकशेप की स्थापना हुई। इसके द्वारा बिस्मैक की स्थापना भी 97 में हुई। वर्ष 2000 में गंगा मैकांग परियोजना को आगे बढ़ाया गया। डिकॉय गार्सिया की पहले अमेरिका का नौसेना। उभरते चीन ने हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की नीति को बढ़ावा देने का जो निर्णय किया, जिसका अभिप्राय यह है कि हांगकांग से लेकर सूडान के पत्तन तक समुद्री संचार पर चीन का नियंत्रण बना रहे, जिसमें मल्लका जल संधि, अर्जुन जल संधि एवं चीन अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए भारत के जो विदेश नीति के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण अपना है जो स्थान है। हिमालय की जो स्थिति है वो हिमालय की स्थिति भूमिका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी है हिमालय की स्थिति, यह भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिमालय पर्वत भारत के जो उत्तर में अविच्छिन्न रूप से 3 समांतर श्रृंखलाओं में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि अवस्थित राज्य हैं। हिमालय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तक हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में हिमालय जैसी प्राकृतिक पहरी की भूमिका महत्वपूर्ण है। 62 के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित महत्वपूर्ण दरों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। अक्साई चीन से होकर शिक्यांग तिब्बत राजमार्ग का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त चीन ने नेपाल को जोड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दरों, जिसमें कोदारी दरों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर अपना दावा कर रहा है, जिससे भारतीय विदेश नीति स्पष्ट प्रभावित होती है। इसलिए विदेश नीति में हिमालयी राज्य, विशेषकर नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ संबंध बनाने पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि चीन जैसे महाशक्ति पर स्थित होना और उत्तरी पूर्वी राज्यों में व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की समस्या से विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विशाल आकार, इस देश का जो विशाल आकार है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबा, पूर्व से 2933 किलोमीटर लंबा। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस विशाल आकार में देश में होने वाली सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यद्यपि विशाल आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि कोई भी बाहरी सेना देश को आसानी से नियंत्रण नहीं कर सकती है। जनसंख्या की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत की विशाल जनसंख्या भी विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखना चुनौती होता है। अभी हाल में भी बड़ी आबादी भुखमरी और गरीबी का शिकार है, जिसका स्पष्ट प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। जनसंख्या का प्रभाव विदेश नीति पर केवल आंतरिक ही नहीं, अपितु देश के प्रभावशील भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कारण विदेश नीति प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में जातीय नरजातीय संघर्ष से भारतीय अत्यधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि तमिल मूल के लोगों का संबंध था। दूसरी ओर भारत व यूएस संबंधों में प्रगाढ़ होने के अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भूमिका अत्यपूर्ण महत्वपूर्ण है। फिर है राजनीतिक अवस्था की भूमिका। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में राजनीतिक व्यवस्था की अहम भूमिका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भूमिका निभाई है। विश्व के में लोकतंत्र का प्रसार का समर्थक किया। वर्तमान समय में अनेक विकसित लोकतांत्रिक देशों में भारत के लोकतंत्र को स्थायी लोकतंत्र का दर्जा दिया है। राज्य सरकारों की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है, इसलिए विदेश नीति के निर्माण में राज्य सरकारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए श्रीलंका से जारी तमिल संघर्ष मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार द्वारा संघ सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया। आर्थिक विकास की भूमिका में देश का आर्थिक विकास भी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए भारत को विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत मूलतः तेल पर पराश्रित राष्ट्र है। इसलिए पश्चिमी एशिया के साथ बेहतर संबंध बनाने पर हमारा जोर और बल दिया गया। इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
विदेश नीति के निर्माण में देश के इतिहास एवं संस्कृति पर का अत्यधिक प्रभाव रहा। यद्यपि भारत के इतिहास में अशोक और कौटिल्य की परंपराओं विद्यमान है, परंतु विदेश नीति के आरंभ में अशोक की परंपरा पर प्रभाव ज्यादा रहा। इंदिरा के कार्यकाल में विदेश नीति की यथार्थ प्रभाविता हुई है। इस तरह से भारतीय विदेश नीति में कई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इस कारण, इन सब कारणों से जो भारत की विदेश नीति है वो मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व की हैं। भारत की जो मुख्य विदेश नीति के विशेषताएं हैं, जो पहली है वो है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अस्तित्व की। दूसरी है जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। द्वितीय महायुद्ध के बाद, विशेष तौर पर स्वतंत्रता के बाद, भारत के उपनिवेश व साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध किया। फिर जो है वो है नस्ल और रंग भेद का विरोध। नस्लवाद व रंग भेद का विरोध। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन विदेश नीति की सफलता का द्योतक है। भारत के 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशीलता का सिद्धांत। कौन सा? पंचशीलता का सिद्धांत क्या है, इसको भी अब हम पढ़ेंगे कि पंचशीलता में क्या है। तो इस तरह से भारत के हैं जो पंचशीलता के ये विदेश नीति के मुख्य तत्व हैं, इसको हम पढ़ेंगे। हमारी कुल मिलाकर विदेश नीति है वो पंचशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। पंचशीलता का सिद्धांत क्या है, कल हम इसके बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे। धन्यवाद।